स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में तय समय पर एक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख जावेद बाजवा हैं, जो 61 साल के हैं और वो 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान को नवंबर में नया आर्मी चीफ मिल जाएगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसका फैसला PMLN पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ से बातचीत करके लिया जाएगा। नए आर्मी चीफ की दौड़ में 6 नाम पाकिस्तानी सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नियुक्ति साथ में होती है। इसके लिए 4 स्टार रैंकिंग पा चुके जनरल्स दावेदारी करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, लेकिन जनरल बाजवा को राजनीतिक ड्रामे के बाद 2019 में 3 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया। हाल ही में इमरान खान ने दावा किया था कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने किसी खास को सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं। ऐसे में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को चुनाव के बाद आने वाली सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान सामने आया है। आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ ने 4 बार ये जिम्मेदारी निभाई, अब शहबाज शरीफ ऐसा ही करेंगे। संविधान में सेना प्रमुख की नियुक्ति के संबंध में नीतियां साफ है, लेकिन खान इसे विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ आर्मी चीफ की नियुक्ति को विवादों में घेरना चाहते हैं। राजनीति एक तरफ है, लेकिन संस्थानों को विवादास्पद नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तो हुई पाकिस्तान को लेकर नए आर्मी चीफ के सियासी विवाद की, लेकिन अब सवाल और भी है कि पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ कौन होगा। नए आर्मी चीफ को लेकर सियासी विवाद बढ़ेगा। भारत से संबंधों पर क्या असर देखने को मिलेगा? तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि जब 29 नवंबर को सेना प्रमुख जावेद बाजवा जब रिटायर होंगे, उसके बाद कौन वो सेना प्रमुख बनेगा, और उसके बाद भारत से जो रिश्ते अभी खटास के हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की सेना ISI जो षड्यंत्र रचते रहते हैं हिंदुस्तान को लेकर, उसमें कितना सुधार देखने को मिलेगा, या फिर कोई और ऐसी रणनीति देखने को मिलेगी जो हिंदुस्तान के पक्ष में ठीक ना हो। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे आज। और इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुपम तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ है संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय सोडी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, पड़ोसी देश की बात करें, वहां पर सेना प्रमुख कौन होगा, किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, भारत को इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना प्रमुख कोई भी बने, भारत इतना ताकतवर है कि कोई भी सेना प्रमुख बने, वो कुछ भी ऐसी हरकत भारत के खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि पता उसने कोई भी ऐसी हरकत की तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन पर भी छोटे से छोटे जो लोग होते हैं भारत के आसपास, हम पड़ोसी देशों की बात करें, जिससे भारत में परेशानी हो सकती है, उस पर नजर रखना भारत सरकार और भारत के जो खुफिया एजेंसी है उनकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर जो भी नया चीफ आने वाला है 29 नवंबर को पाकिस्तान में मिलने वाला है, उससे क्या कुछ फर्क होने वाला है, क्या कुछ उसमें फर्क पड़ेगा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में, और किस तरह से भारत की सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसी को इस पर नजर रखनी चाहिए? जय हिंद भागीरथ जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान में जो सबसे मुख्य अपॉइंटमेंट है वो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की। इसका हिसाब एक किताब से लगाया जा सकता है। 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी, पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी राजनीति 3 एस पे चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। जो भी पाकिस्तान में आर्मी अध्यक्ष बनता है, जिसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन चीफ आर्मी स्टाफ है, वो पाकिस्तान की पूरी राजनीति को कंट्रोल करता है। जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों में, तब से उस 75 में से 34 सालों में सेना का रूल रहा है पाकिस्तान में। 3 सक्सेसफुल कूदी इतात हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष ने सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को हटा के खुद पावर ये ली है, और 3 अनसक्सेसफुल कू हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान जो देश बना वो भारत नफरत के बुनियाद पे बना, और पाकिस्तानी सेना भी वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने वहां पे
पाकिस्तान की 3 अहम चीजों पे पूरा अपना नियंत्रण किया हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स। पाकिस्तान में वैसे तो कोई खास इंडस्ट्री है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, नमक से लेके जो भी स्टील बनता है, उसमें हर इंडस्ट्री में पाकिस्तानी सेना का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कई एनजीओ चलते हैं जिसे वहां फाउंडेशन कहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, सबसे अहम अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष की है, और भारत के लिए जो भी सेना अध्यक्ष बनता है वो उतनी ही प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया भागीरथ जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान सेना की जो बुनियाद है वो भारत विरोधी है, और पाकिस्तानी जो हुकूमत है और पाकिस्तानी सेना है वो कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हो, चाहे उन्हें कंकाली की तरफ जाना पड़े, चाहे उनके नागरिकों के पास खाने पीने कुछ ना हो, लेकिन वो भारत के साथ कभी अच्छे रिश्ते बनाना नहीं चाहते। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अनुपम जी, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक तरफ नया चीफ मिलने वाला है, लेकिन जिस तरह से सोडी साहब ने कहा और सबको पता भी है कि जो पाकिस्तान वहाँ की आर्मी है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ओन करती है, उसकी ओनर है। तो क्या इसको ऐसा भी कह सकते हैं अनुपम जी कि एक कंपनी का सीईओ बनने वाला है, 29 नवंबर को एक नया सीईओ आएगा जो पाकिस्तान के जो बहुत सारी इंडस्ट्री है उसका जो पैसा है आम पब्लिक से निकाल कर और पाकिस्तान की आर्मी के बैंकों में डालेगा और उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करेगा। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो नवाज शरीफ हैं, क्योंकि इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, तो जब उन्होंने अपने कार्यकाल में सेना चीफ को अपॉइंट किया तो उनकी बहुत सारी हिस्सेदारी थी। अब शहबाज शरीफ वहां पर प्रधानमंत्री, तो उनका कितना हस्तक्षेप यहां पर दिखाई दे रहा है? क्या उनकी चलने वाली है इस अपॉइंटमेंट में? भगीरथ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि एक नया सीईओ बनने जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज को गवर्न करेगा। और वो तमाम इंडस्ट्रीज सिर्फ इंडस्ट्रीज वैसी नहीं होगी जिनको हम इंडस्ट्रीज समझते हैं। इन इंडस्ट्रीज में कुछ छिपी हुई इंडस्ट्रीज भी होंगी, जैसे एक आतंकवाद का अड्डा। पाकिस्तान आर्मी खुद आतंकवाद की बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए वो एक सीईओ वो काम भी करेगा। इसके अलावा जो तालिबान समर्थित आतंकवाद है, जो पहले पाकिस्तान के फायदे में बातें किया करता था, अब कुछ सिचुएशन बदली है और पाकिस्तान की तालिबान के साथ भी थोड़ा खटास बढ़ी है, और इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी चीफ को उधर भी ध्यान देना। खैर, मुद्दे पे आते हैं। हकीकत ये है कि जैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ ने कुछ अपॉइंटमेंट्स किए थे अपने जमाने में, और एक बहुत फेमस चीज है, नवाज शरीफ हमेशा कहा करते थे कि आर्मी चीफ के रूप में मैं किसी एक अपने आदमी को देखना चाहता हूं। वो अपने आदमी शब्द के ऊपर बड़ी गंभीरता से बात किया करते थे, और ये जितने भी उनके अपने आदमी रहे, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 10 के आसपास आर्मी चीफ 1980 के बाद से पाकिस्तान में बदल चुके हैं। तो 10 आर्मी चीफ में से कई सारे नवाज शरीफ के अपने आदमी थे, क्योंकि नवाज शरीफ ने कई टुकड़ों में एक लंबा कार्यकाल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। और जितने भी उनके अपने आदमी थे उन सब ने अंततः नवाज शरीफ को धोखा दिया है, और ये भी एक कड़वी मतलब अपने ही पराये हो गए थे बाद में। एग्जैक्टली वो अपने आदमी जिनको पाकिस्तान की हुकूमत अपने आदमी बोलती है, वो बाद में सत्ता में सीईओ का पद पाते ही, सीईओ शब्द बड़ा मुझे पसंद आया भागीरथ जी आपका, तो सीईओ का पद पाते ही वो लोग काबू से बाहर हो जाते हैं। वो सारी शक्ति को अपने हाथों में देखना चाहते हैं। और हकीकत भी है कि पाकिस्तान का जैसा संविधान है, पाकिस्तान की जैसी पहचान है, उसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स होता है पाकिस्तान के अंदर। जनरल बाजवा का जाना अभी तक तय नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। ऊंट कभी भी करवट बदल सकता है। टेक्निकली जनरल बाजवा अभी भी एक एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के खुद के जो कारनामे रहे, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान की सरकार बनाने में मदद करी थी, फिर बाद में उन्होंने उसी सरकार को गिराने में मदद करी थी, और फिर उन्होंने अब शरीफ परिवार का दामन थाम लिया है, और शायद वो कुछ उनके बीच में भी टर्म्स बहुत अच्छे नहीं है, यानी कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपस में चल रहे हैं। बाहर चीजें भले ही निकल के ना आ रही हो, लेकिन जनरल बाजवा के अगर आप हालिया विदेशी दौरों का अध्ययन करें, जैसा उन्होंने अमेरिका में या चाइना में या रशिया की तरफ वो दौड़ लगाई है पिछले 2-3 महीनों से, तो वो दौड़ ये साबित करती है कि जनरल बाजवा खुद थोड़ा सा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वो कहीं ना कहीं मुशर्रफ बनना चाह रहे थे, लेकिन वो मुशर्रफ का अंत भी उन्होंने देखा है कि किस तरह से मुशर्रफ को बाद में देश से निकाला गया, उनकी सारी ताकत को बर्खास्त कर दिया गया।
तो शायद वो कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अमेरिका से मिल रहे हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ वहां पर जा रहा है। कितनी हास्यास्पद बातें हैं। और मुझे लगता है कि इन सब पहलुओं को अगर हम साथ में देखेंगे तो यही समझ में आता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ या पाकिस्तान का जो नया CEO होगा इंडस्ट्रीज का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को लेकर के रहेगा, न केवल पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनकर बैठता है, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की शांति के लिए भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है, जो कि आज तक 70 सालों में उसने नहीं निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनुपम जी आपने, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो हरकतें होंगी पूरी, जो आपने कहा एशिया सब कॉन्टिनेंट, वहां तक उसकी हरकतें असर करती, क्योंकि चाहे बांग्लादेश में कोई आतंकवादी घटना हो, श्रीलंका में कोई आतंकवादी घटना हो, उसका सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ा रहता है। और सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ा है तो सेना प्रमुख के तार भी उससे डेफिनेटली जुड़े रहते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संजीव जी, जिस तरह से अभी अनुपम जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो अभी सेना प्रमुख है जावेद बाजवा, हो सकता है कि वो बदले भी न जा सके, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके कानून के हिसाब से देखें तो अभी वो एक एक्सटेंशन और ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल तौर पर सेना की तरफ से यह कहा जा चुका है कि अब 29 नवंबर को अब बाजवा की छुट्टी होने वाली है, वो रिटायर होने वाले, लेकिन क्या एक तो गुंजाइश है कि जो जावेद बाजवा है वो अपना एक्सटेंशन और बढ़वा लें, और दूसरा ये कि अगर देखिए वहां पर कोई भी सेना प्रमुख बने, लेकिन भारत हमेशा कोशिश करता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हमेशा ठीक रहे। भारत हमेशा बातचीत की बात करता रहता है। तो जो भी सेना प्रमुख बनेगा, तो जो भी सेना से रिलेटेड होंगे या बॉर्डर से रिलेटेड परेशानियां होंगी, उससे बातचीत तो भारत को जो करनी है, उसको जो टेबल पर टॉक करनी है वो तो करनी ही होगी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की ISI है, और वही वहाँ की जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वही पाकिस्तान को चलाते हैं। और ये जो वहाँ के जो सिविलियन शासक हैं वो रबर स्टैम्प की तरह से होते हैं। उनको आर्मी और ISI के जो भी विंग्स एंड बेसेस होते हैं उनके ऊपर एक मुहर लगानी होती है। और यदि आप आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को देखें तो पाकिस्तान का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 243(3) के मुताबिक ये जो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुमोदन के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर होता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें 4 या 5 नाम पाकिस्तान की जो आर्मी जो है स्वयं से निर्धारित करती है और एक लिस्ट भेजती है। वो उस लिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहले भेजा जाता है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसे प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में अपने क्लोज एसोसिएट से बात करता है, फिर जो आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उससे वो कंसल्ट करता है, और उसके बाद फिर वो फाइनल इस पर मुहर लगाता है। तो ये जो एक जो ऑफिशियल प्रोसीजर तो अवश्य है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो ये पाकिस्तान की आर्मी स्वयं से ही डिसाइड करती है कि इसको कितना कौन इसका बनना है, और वो आपसी जो उनके अंदर जो सहमति है या जो आपसी गुत्था है वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही चलती है। और अल्टीमेट जो अगर रियलिटी देखें तो डिसीजन यहाँ की आर्मी लेती है, जिसके ऊपर सिविलियन शासक मुहर लगाते हैं। तो ये वास्तविक रूप से पाकिस्तान में अगर देखें तो वहाँ की आर्मी और ISI ही पाकिस्तान को चलाते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान ने अपने संबंध जनरल बाजवा के साथ खराब कर लिए थे, क्योंकि जनरल बाजवा ने ISI के एक नाम का रिकमेंडेशन किया और जिसके के ऊपर इमरान खान जाकर के बैठ गए और वो करीब 2 हफ्ते तक उन्होंने लटकाए रखा उस पूरे मुद्दे को, और उसके बाद से उनके संबंध बेहद खराब हो गए। तो ये वास्तविक रूप से देखें तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की आर्मी और ISI को ही डिसाइड करना है कि वो अगला चीफ उनका कौन होगा, और उस पर सिविलियन शासक मुहर लगाएंगे। वास्तविकता यही है। ऑफिशियल प्रोसीजर, संविधान वगैरह वहां पे जो भी जैसा भी है, वो एक सिर्फ दिखावे की बातें हैं। और वर्तमान समय में मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब तक अल्टीमेटली कोई नया आर्मी चीफ आ नहीं जाता तब तक वहां पे कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा को नया एक्सटेंशन मिल जाए,
जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में क्या होगा यह अंत समय तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5 नाम अवश्य चर्चा में है। और इस तरीके की भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां की आर्मी ने अभी कंफर्म कर दिया है कि जनरल बाजवा रिटायर होंगे, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक हमें इसके ऊपर वॉच रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब सही कहा आपने कि जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक उसमें संशय बरकरार होगा कि जावेद बाजवा क्या करते, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि प्रधानमंत्री को हटाकर वहां पर आर्मी का शासन लगा दिया गया है। कई बार हमने देखा और अक्सर ऐसा होता रहता है। और आपने ये भी सही कहा कि जो कानून है वो सिर्फ सामने दिखावे के लिए, बाकी जिसको जो तय करना है इसमें कौन बनेगा आर्मी चीफ, ये वहां के आर्मी के जो उच्च अधिकारी होंगे और ISI है वो इसको तय करने वाली है। जनरल सोढी साहब, इमरान खान की अगर हम बात करते हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, और ऐसा कहा जाता है कि उनको सत्ता दिलाने के लिए जो जनरल बाजवा है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। भले आगे चल के थोड़े से उनके रिश्ते खटास में चले गए, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री है वो है शहबाज शरीफ। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, जैसे अभी जिक्र भी किया था अनुपम तिवारी जी ने कि नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे एक अपना व्यक्ति चाहिए जो कि सेना प्रमुख में हो। तो शहबाज शरीफ भी चाहेंगे कि उनका कोई एक अपना व्यक्ति हो, भले वो अपना आगे चल के बेगाना हो जाता है और पीठ में छुरा घोंप देता है। तो उनकी तो कोशिश यही रहेगी कि उनकी तरफ से कोई मनपसंद का व्यक्ति हो कि जो इस सेना प्रमुख को संभाले। लेकिन जैसा कि संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा है कि जो वहां पर होता है वो पहले से जो आर्मी डिसाइड करेगी किसको बनाना है और ISI डिसाइड करेगी। तो क्या जो द्वंद्व है बीच का, उस द्वंद्व के बीच में क्या होने वाला है, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं। भागीरथ जी, पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी चीफ को सिलेक्ट किया है। अब देखिए, कायदे से तो जो सबसे सीनियर होता है उसको सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी ये चीज फॉलो नहीं हुई है। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। 1977 में तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाया, 6 जनरलों को सुपरसीड करके। और हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ही नहीं, जनरल जियाउल हक ने ही जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से हटा दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए। दूसरा, 1999 में नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को सेना अध्यक्ष लेके आए, 4 जनरलों को सुपरसीड करके। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए। तो पाकिस्तान जो हुकूमत अपना आदमी लेके आती है सेना अध्यक्ष, वो ही पीठ पे छुरा घोंपता है। अभी भी हालांकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ चाहेंगे कि वो अपना आदमी लेके आए, और वो लेकिन इसका कोई वो कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो नया जनरल आएगा क्या वो इनके साथ अंत तक रहेगा या नहीं। देखिए, आपने जैसे अभी सही कहा कि जब इमरान खान इलेक्शन जीते तब उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, और जनरल बाजवा ने छोटी छोटी पार्टियों पे इन्फ्लुएंस करके इमरान खान को मेजॉरिटी दिलवाई और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। और इमरान खान ने पे बैक किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जो कि काफी विवाद में आ गई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। फाइनली वहां के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई, और उसमें एक और क्लॉज इंसर्ट किया गया कि 64 साल तक पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष रह सकता है, क्योंकि इमरान खान को पता था कि 2022 नवंबर में जब सेना अध्यक्ष को चेंज करना होगा तब वो प्रधानमंत्री तो होंगे और वो कमर बाजवा को एक और एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन पिछले साल सितंबर में कमर बाजवा और इमरान खान के बीच में अनबन होगी DGISI के मुद्दे के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष ने इमरान खान को सत्ता से हटा दिया। तो चाहे हम इमरान खान देखें, चाहे हम शहबाज शरीफ देखें, नवाज शरीफ देखें या जुल्फिकार अली भुट्टो देखें, जो वहां का प्रधानमंत्री अपने सेना अध्यक्ष को लेके आया, उसी ने इनके पीठ पे छुरा घोंपा है, और ये पहले भी होता है और आगे भी होता रहेगा। अभी मैं बस आखिरी एक चीज कहना चाहूंगा, इमरान खान अभी प्रेशर में इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने सेना के साथ तो पंगे ले लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि अगर आपने पाकिस्तान में जीना है तो चाहे आप जितने बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, आपने पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं, और यही इमरान खान ने इसका विपरीत किया। अब इमरान खान चाहते हैं कि जो उनके चाहते हैं, जो कि अभी GOC 11 कोर है पेशावर में, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो पहले DGISI थे जिसके ऊपर पूरा विवाद हुआ, अब वो चाहते हैं कि फैज हमीद जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको सेना अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ये चीज ना शहबाज शरीफ होने देंगे और ना ही वहां की पाकिस्तानी सेना होने देगी।
खास करके जनरल कमार बाजवा जो बिल्कुल छोटी साहब को देखना होगा कि 29 नवंबर को क्या होने वाला है कि जो जावेद बाजवा है वो अपना खुद का एक्सटेंशन आगे बढ़ा लेंगे या फिर कोई नया चीफ आएगा, और जो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं उनके हिसाब से होगा या फिर किसके हिसाब से होगा, ये जरूर वाकई देखना होगा। अनुपम जी, अगर चाइना की बात करें, देखिए पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा होता है कहीं ना कहीं उसमें चाइना की बहुत सारा हस्तक्षेप हो रहा होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, अगर अभी बात करें सेना प्रमुख की, कहीं ना कहीं चाइना का भी उसका एक एंगल जरूर होगा। चाइना भी चाहता होगा कि उनके जो मनपसंद होगा वहां कर उसको सेना प्रमुख बनाया जाए, क्योंकि चाइना भी कोई पता है जो सेना प्रमुख होता है वही पाकिस्तान सरकार को हैंडल करता है, वही पाकिस्तान में जो होना है वो तय करता है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी अपने किसी मनपसंद व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारे उच्च अधिकारी होंगे जिनसे व्यक्तिगत तौर पर चाइना के जो बड़े बड़े अधिकारी उनसे उनके संबंध होंगे, तो चाइना भी यहां पर पैनी नजर रखा होगा, वो भी अपना मनपसंद व्यक्ति, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ वो तो चाह ही रहे होंगे, वहां की जनता भी कुछ चाह रही होगी, लेकिन चाइना भी चाह रहा होगा कि उनकी मनपसंद का कोई सेना प्रमुख बने। बिल्कुल भागीरथ जी, बहुत सही आकलन किया है आपने। कमर बाजवा और इमरान खान, ये ऐसा कॉम्बो था जिसने पाकिस्तान को चाइना के बेहद नजदीक पहुंचा दिया। आप देखें, बहुत पुराने जमाने से चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं थे। लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने और कमर बाजवा आर्मी चीफ बने, उसके बाद से इन दोनों के चीन के साथ रिश्ते ऐसे बन गए कि इन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को चीन का एक अघोषित उपनिवेश बना दिया है। चीन से सारा सामान वो खरीद रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर की बातें हो, चाहे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो, चीन ही उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है। इसके साथ ही साथ BRI के नाम पर चीन ने उनको पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तो उससे चीन का अपना लाभ है। चीन पाकिस्तान के थ्रू, ग्वादर पोर्ट के थ्रू एक इंटरनेशनल नया रूट बनाना चाह रहा है, जिससे वो अपने कच्चे माल को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजेगा, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वो ईस्ट साइड से व्यापार नहीं कर पा रहा। खैर वो अलग विषय है, लेकिन चीन का अगर आप नजरिया देखें तो पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपने चंगुल से नहीं छोड़ना चाहता है। वो जानता है कि ये देश कर्ज के जाल में इस तरह से चीन के चंगल में फंस गया है कि अभी हाल फिलहाल तो इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, चाहे वहां पे राजनीतिक गलियारे में कुछ भी होता रहे, सैन्य गलियारे में कुछ भी होता रहे, लेकिन चीन की पकड़ बेहद मजबूत है और बेहद शातिर तरीके से उसने पाकिस्तान को जकड़ा है। श्रीलंका का हाल हमने देखा है, पाकिस्तान का भविष्य भी श्रीलंका जैसा हो सकता है या बल्कि उससे बदतर भी हो सकता है, और उसके पीछे कारण सिर्फ चीन होगा। तो चीन भी पाकिस्तान के अंदर की राजनीतिक जो हलचलें हैं, जो इस उच्चाधिकारियों को बदलने की जो परंपराएं हैं, उन पे बहुत कड़ी नजर रख रहा होगा। और चीन को भी अपना सामान वहां पर बेचना है, अपने अधूरे BRI प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है। चीन का जो इन्वेस्टमेंट वहां पे फंसा हुआ है, उससे पाकिस्तान का और ज्यादा शोषण कैसे हो ये देखना है। तो इन सब चीजों के मातहत ये समझ में आता है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम पे नजर लगाकर रखा हुआ होगा। और अगर आप अभी हाल ही में देखें तो SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से अलग से द्विपक्षीय वार्ता करी। अभी इन दो देशों के बीच में क्या वार्ताएं हुई होगी सब जानते हैं। वो उनसे किस तरह के हथियार खरीद रहे हैं, किस तरह भारत को प्रेशर में लाना है, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना है। यानी कि एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान एक दुनिया के सामने एक नजीर पेश करता है कि वो किस तरह से और अपनी बदहाली को निमंत्रण बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन जितने बार नजीर कोशिश करता है पेश करने के, हर बार वो मौके खाता है, हर बार वो फेल होता है। अनुपम जी एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं, समय बहुत कम है। संजीव जी देखिए, जो भी अब अगर चाहे जावेद बाजवा अगर एक्सटेंशन लेते हैं, जैसा कि उम्मीद कम लग रही है, लेकिन कि कुछ भी हो सकता है, आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान में, लेकिन अगर कोई नया सेना प्रमुख भी बनता है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? एक तरफ IFT की बात कर ले, जहां पर अभी वो तमाम तरह के प्रोसेस से गुजर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो अब तालिबान हो चुका है, और जो वर्ल्ड लेवल में जिस तरह से पाकिस्तान की छवि है, तो जो भी नया प्रमुख बनेगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसको क्या चीजों का ध्यान रखना होगा और क्या वो करेगा एक्चुअली? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो जमहूरियत के जो नेता हैं वो इस पे मुहर तो जरूर लगाते हैं कि कौन बनेगा, लेकिन फिर वो जब अपनी सत्ता को असर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये फिर वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम तो हमारे अपने आदमी हो, तो वहां पे वहां की आदमी को ये पसंद नहीं आता है। और इस मामले में वहां की जो आर्मी के अंदर एक कंसेंसस है कि जमहूरियत को अपने जो है कंट्रोल में रखना है, और कोई जमहूरियत का नेता हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएगा। और जब भी कोई जमहूरियत का नेता शासन करने की कोशिश करता है, समझ जाऊंगा समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल किया जी। ये एक बात मैं कहना चाहता था, यही सच्चाई है पाकिस्तान की। दूसरा, जहां तक प्रायोरिटी की बात है, अभी आप देखिए तो कमर जावेद बाजवा अब सीधे मैदान में आ गए हैं
और वो आर्थिक मोर्चे पर भी जो है अमेरिका से बात कर रहे हैं, FATF से पाकिस्तान को निकालने की बात कर रहे हैं। तो जो आर्थिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा पहले से ही थे। बाढ़ ने और हालत खराब कर दी है, बिल्कुल नाजुक स्थिति पैदा कर दी है। तो आर्थिक समस्याएं जो अगला आर्मी चीफ होगा उसके लिए भी सबसे बड़ी होंगी, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो है वैसे तो वो उससे मिलिट्री की का डोमेन देखती है, लेकिन सच्चाई यही है जो सोडी साहब ने कहा कि वहाँ पे चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आपका की राजनीति हो, सबको जो है अल्टीमेटली वहाँ के आर्मी और आईएसआई बिल्कुल संजीव जी, तो जो भी नया सेना प्रमुख होगा उसके लिए जो रास्ते आसान नहीं होंगे, उसको बहुत तमाम चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये देखना भी होगा कि आखिर जो नया आर्मी चीफ होगा उसकी जब नियुक्ति होगी तो किसकी पसंद चलेगी, शहबाज शरीफ की पसंद चलेगी, आईएसआई और आर्मी की उसमें पसंद चलेगी, या फिर उसमें चाइना का कितना हस्तक्षेप होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली वाकई भारत भी देखना चाहेगा कि 29 नवंबर को आतंकिस्तान का नया प्रमुख चीफ कौन होगा। आपसे मेहमानों का, सोडी साहब, अनुपम तिवारी जी और संजय श्रीवास्तव जी, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, शामिल होने के लिए। तो वाकई 29 नवंबर को जब एक नया आर्मी चीफ वहां पर आएगा, ये भी देखना होगा कि जो जावेद बाजवा हैं क्या कुछ तिकड़म लगा के वो अपना एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं, या फिर कोई नया चीफ आता है। नया चीफ आता है तो उसकी क्या प्रमुख भूमिकाएं रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी तरह खराब है और वो कोशिश बहुत कुछ करता है, उसकी हालत खराब है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र हमेशा वो करता रहता है। लेकिन भारत की भी नजर रहेगी कि अगर कोई भी ऐसी हरकत उस नए आर्मी चीफ ने करने की कोशिश की तो भारत मुंहतोड़ जवाब हमेशा देता रहा है और आगे भी देगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।